हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो क्या हालचाल। आई होप कि आपके बहुत ही अच्छे हालचाल होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसके अंदर हम बात करेंगे उस धोखेबाज की जिसने कि आपको टर्म 1 में धोखा दिया था। अब धोखेबाज से जो भी समझ गए जल्दी से बताओ कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको जब कोई धोखा देते हैं तो इंतकाम वाली बात चलती है ज़्यादातर, तो वही करना है आपको। टर्म 1 के अंदर आपको जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था बच्चों को, जिसके ऊपर भरोसा था कि वो कभी भी धोखा नहीं देगी, इंग्लिश ने उनको धोखा दे दिया। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को हुआ था कि इंग्लिश के पेपर को लेकर के रिग्रेट हुआ था, क्योंकि उन्होंने लिया था कि इंग्लिश तो बस एक लैंग्वेज है, हम तो आसानी से स्कोर कर जाएंगे। तो इंग्लिश ने सबसे ज़्यादा धोखा दिया बच्चों को टर्म 1 में। तो आपको टर्म 2 के अंदर इंग्लिश को दिखाना है कि क्या है उसका, तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश का पूरा सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को बताओ कि आपको टर्म 1 में कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। 3 सेक्शन आते हैं, रीडिंग वाला आता है, राइटिंग वाला आता है और यहाँ पर लिटरेचर वाला आता है। इन तीनों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा था? तो आप सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताएं कि इन तीनों सेक्शन में से सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन आपके लिए कौन सा था। तो यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इंग्लिश को लाइटली ले लिया, इसके अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी। तो इंग्लिश की भी उतनी ही प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रहती है जितनी आप साइंस और मैथ्स की करते हैं। तो इंग्लिश को आपकी बार हल्के में मत लेना। और इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्किंग होती है इंग्लिश के अंदर स्पेसिफिकली, कि जो आपकी स्पेलिंग्स होते हैं उसके कितने मार्क्स कटेंगे, आपके जो सेंटेंस बनाते हैं उसके कितने नंबर मिलते हैं आपको, और जो आपकी राइटिंग है मेनली उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। तो यहां पर ये पूरा आपकी बार आपका टर्म 2 है, ये होगा सब्जेक्टिव। तो अब ये जब सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको लिखने की जितनी प्रैक्टिस नहीं है तो वो सारी की सारी प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पेपर लेके आऊँ, मैं सभी सब्जेक्ट के सोच रहा हूँ कि आप सभी के लिए पूरी सीरीज लेके आऊँ जिसके अंदर कि मैं आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर मैं आपको वहाँ से आपकी PDF मंगवा के आपको चेक करके बताऊँगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई कोर्स लाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि यस आई एम इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अभी यहाँ पर ये पेपर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पेपर आपको पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ। आज तक ऐसा आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ठोक के और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको यहाँ पर रीडिंग सेक्शन की। अब देखो, मैंने जब आपको टर्म 1 का एग्जाम था, अगर आप पहले भी टर्म 1 में थे तो मैंने आपको कहा था कि आपको जो टर्म 1 है, टर्म 1 को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है? मैंने कहा था कि आपको लिटरेचर वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि लिटरेचर वाला सेक्शन आपका पूरा सीन आता है। फिर उसके बाद में आपको राइटिंग वाला करना था, फिर उसके बाद में आपको लास्ट में रीडिंग वाला करना था, क्योंकि रीडिंग सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अभी मैंने आपको कहा था कि आपको सबसे पहले उसमें अटेम्प्ट करना था लिटरेचर वाला पार्ट। लिटरेचर वाला पार्ट अटेम्प्ट करने का कहने के पीछे का रीज़न ये था कि उसके अंदर आपको पूरा सीन आता है। आपको वहाँ पर बस डायरेक्टली क्वेश्चन देखना और उसके आंसर देखने लिखने हैं। फिर उसके बाद में राइटिंग वाला आता है। राइटिंग वाले के अंदर आपको बस डायरेक्टली आपकी प्रैक्टिस करी हुई उसको इंप्लीमेंट करना होता है। लेकिन ये जो सेक्शन ए है रीडिंग वाला, ये पूरा अनसीन आता है। इसमें आपको पता नहीं है कि कौन सा पैराग्राफ आएगा। हो सकता है कई बार इसके अंदर लैंग्वेज टिपिकल आई, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि लैंग्वेज टिपिकल आई थी। तो वो जो पूरा पार्ट था यहाँ पर इसमें लैंग्वेज टिपिकल आने वाला, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और इसका वेटेज भी सबसे कम होता है। तो यही यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है कि आपको किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। तो आपको पूरी A to Z बातें मैं बताऊंगा। तो फिर इसको चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो जब कभी भी आप पैसेज को पढ़े तो पैसेज को इस तरीके से पढ़ना, आपको एक ही बारी के अंदर इसको समझ के। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए। मैं आपको पैसेज पढ़ने की टेक्निक बताता हूँ कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये है कि टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट एट अ रैपिड रेट बट एट अ कॉस्ट ऑफ वैल्यू ट्रेडिशन द क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज इज लूजिंग ए लॉट ऑफ इट्स ट्रेंड स्किल्ड क्राफ्टमैन विद दैट द आर्ट ऑफ एम्बेलिशिंग कॉपर एंड copper utensils with finger engraving it also disappearing. The government has identified around 35 craft as in the languishing craft. तो यहाँ पर आपको ये, जब आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा तो आपको ये समझ में आना जाना चाहिए कि इसके अंदर किसके बारे में बात करी गई है। ये पूरा पैसेज रहने वाला है आपके पास में क्राफ्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्राफ्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करी, मतलब क्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में यहाँ पे बात करी जाएगी। और अब इसमें से आपको पॉइंट आउट करने की कौन से वर्ड्स टफ थे। तो यहाँ पर एक तो आपको मिला एम्बेलिशिंग। एम्बेलिशिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर उसको संवारना,
ठीक है। इसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है संवारना, मतलब एक तरीके से कोई भी चीज़ को जमाना होता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और जो वर्ड है वो यहाँ पर फिंगर इनग्रेविंग, और यहाँ पर है लैंग्वेजिंग क्राफ्ट। तो यहाँ पर ये जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनको सभी को मार्क कर लेना। फिर उसके बाद में जब आपको क्वेश्चंस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब आता है इसका सेकंड पैरा जो कि है द स्पेशलिटी ऑफ हैंडक्राफ्टेड आइटम्स इज इट्स डिजाइन एंड एसोसिएशन विद लॉन्ग ट्रेडिशन बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक रीजन एंड द वर्ड हैंडक्राफ्टेड डज नॉट इम्प्लाई द इन्वॉल्वमेंट of distracts human fingers on an aligned mind with the moving spirit anymore. Lessing directly increasing production and promoting efficiency have taken precedence. The labor-saving devices are taking the place of handcrafted tools, and these are the jeopardized the skills of their artisan. तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर पूरी पूरी बातें करी गई हैं कि क्या होता है अभी, कैसे वो डिसअपीयर हो रहे हैं, उसके बारे में बात करी गई। और यहाँ पर ये है मैकेनाइजेशन हैज़ मेड इट्स वे इनटू एवरीथिंग, कटिंग, पॉलिशिंग, एजिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा. Ideally the use of machinery should be negligible and handicraft should be purely by hands and a distinguishable artist appeal. However, the exception of small scale industries, the export units are mostly operated by machines. The heavily computerized designs contributed to a fast production rate at a lower cost. तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर मशीन्स आने लग गई हैं, जबकि हैंडक्राफ्ट जो होते हैं उसके अंदर ओनली एंड ओनली हैंड्स का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मशीन्स को यूज़ में लिया जाता है क्योंकि वो वहाँ पर लो कॉस्ट लगती है, तो वहाँ पर मशीन्स को यूज़ में लिया जाता है। तो ये गलत बताया गया इसमें। ऑल्दो मशीनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट पोजेस अ चैलेंज ऑफ सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट, द आर्टिशियंस आर ल्योर्ड विद एन intensive in order to impart handicraft training. Some makers do machines a time-saving blessing since they are now able to accomplish difficult, demanding tasks with a relative ease. यहाँ पर यह है कि these machines might have been a better finesse to these products, but they do not stand out as a handcrafted. Quality has overtaken quantity in industries. तो यहाँ पर इसके अंदर ये सही बात है कि क्वांटिटी हैज़ टेकन ओवर क्वालिटी। तो यहाँ पर ये है कि उनको अपनी डिमांड फुलफिल करनी होती है तो वो उसके लिए कुछ भी करेंगे, ये यहाँ पर इसमें बात करेगी। इसी तरीके से ये जो पैरा है ये बचा हुआ आप रिमेनिंग पढ़ो, और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है वो मैं आपको करना सिखाता हूँ, ये तो आप खुद से पढ़ ही लीजिएगा। देन फिर यहाँ पर चलते हैं इसके क्वेश्चंस। हाँ ये रहे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर आपको किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन क्या फोकस करता है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड और नो डिडक्शन आर मेड फॉर द एरर्स इन स्पेलिंग, ग्रामर और पंचुएशन। तो यहाँ पर आपके स्पेलिंग में अगर मिस्टेक है उसके नंबर नहीं कटेंगे, ग्रामर के अंदर आपका ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस उसके अंदर टू द पॉइंट जो पूछा गया है वो बस आपको डायरेक्टली लिखना है। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर वर्ड लिमिट को नहीं समझते। देखो वर्ड लिमिट क्या होता है, वर्ड लिमिट के अंदर आपको एक स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपको कहा गया कि 100 वर्ड्स, तो मतलब 100 वर्ड्स का मीनिंग है कि आपको उसको पूरे 100 वर्ड्स में लिखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 हो, इसमें मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इज और आर को भी गिन लेते हैं, लेकिन नहीं, आपको 100 वर्ड लिमिट का मीनिंग ये होता है कि आपको उतने से वर्ड्स के अंदर लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, या तो कम लिखते हैं या फिर ज़्यादा लिखते हैं। अब वर्ड लिमिट के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से करना है आपको ओवरकम, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ पर, व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट वैल्यू ट्रेडिशन। तो यहाँ पर आपको वैल्यूड ट्रेडिशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूड है ये है यहाँ पर वैल्यूड शो केस टैलेंटेड दैट आर एसोसिएटेड विद आर्टिशियंस लाइफ स्टाइल एंड हिस्ट्री। और यहाँ पर ट्रेडिशन है रिप्रेजेंट रिच आवर आर्टिस्टिक कल्चर एंड हेरिटेज ट्रेडिशन। तो यहाँ पर अगर आपको ये मान लो कि ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। पैसेज में जब हमने पढ़ा था कि वैल्यूड ट्रेडिशन, तो यहाँ पर आपको अपने मन से भी लिख सकते हो। आपको यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर पूरा ये पूरा छापो, जरूरी नहीं है, टू द पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यूड का मीनिंग आपको जरूर से इंक्लूड करना है कि यहाँ पर आर्टिशियंस लाइफ के बारे में इंक्लूड करना है। अभी आप बोलेंगे कि भैया ये आएगा नहीं, तो देखो आपको प्रैक्टिस करोगे जब भी आएगा, तो प्रैक्टिस करो तो आपको यहाँ पर पूरी वोकैबुलरी भी आपकी इंप्रूव होगी। देन फिर चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में है कि इसमें दिया हुआ है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड दैट मेक द सेम फ्रॉम द लाइन 5 to 15 में यहाँ पर दिया हुआ है और उससे एक सेंटेंस लिया हुआ है। इफ कंटिन्यू द work plus vocation trends to be a powerful boost to domestic operators falling to progress in the economic slums caused due to pandemic। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें आपको वर्ड्स जो हमारा फर्स्ट वाली 5th से लेकर के 15 9 तक थी उनमें से आपको फाइंड आउट करना है।
तो ये जो वर्ड है ये है यहाँ पर लैंग्वेजिंग। तो अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होंगे, उनसे नहीं होने वाला, उनको ये वर्ड नहीं मिलेगा, वो कुछ और ही लिख करके आएंगे। तो ये कैसे इंप्रूव करेंगे आप, ये यहाँ पर होती है वोकेबलरी की बात। अब देखो वोकेबलरी जिसकी वीक है उसको नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, लेकिन आप वोकेबलरी को हर बार आप ऐसे अनसीन पैसेज रीड कर करके थोड़ी थोड़ी अपनी वोकेबलरी हर दिन डे बाय डे इंक्रीज करोगे तो आपकी बहुत ही अच्छे से होने वाली है। यहाँ पर इसी तरीके से इसका आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर है कि स्टेट एनी टू रीजन why artisans are choosing to work via machines rather than handcrafted tools। तो इसके पीछे का रीजन तो ये है कि यहाँ पर वो लेबर सेव करती है, उनका टाइम सेव होता है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है और एफिशिएंसी होती है। अब उसके अंदर आप कैसे भी रीजंस लिख सकते हैं, आप या तो इसको पॉइंट्स में लिख दीजिए या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए। आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग इसे लिखना है, एक लाइन में आ जाना चाहिए आपका 1 मार्क के लिए, उसमें कोई भी वर्ड लिमिट वगैरह नहीं रहेगी। और फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर वाई डू द आर्टिशियंस नीड्स टू बी लोड विद इंटेंसिव टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर ये क्यों है, बिकॉज इफ द आर्टिशियंस इम्पार्ट ट्रेनिंग टू मास और बल्क प्रोड्यूसर्स दे कैन रिस्क ऑफ लूजिंग देयर ट्रेडिशनल लिवलीहुड टू देम एंड हेंस दे नीड्स टू बी टेम्प्टेड बाय बेनिफिट्स और रिवार्ड्स टू डू सो। देखो यहाँ पर इसमें आपको सिंपल सा जो यहाँ पर चीज़ पूछी गई है उसको टू द पॉइंट लिखना होता है। अब यहाँ पर बोलेंगे कि भैया हमसे तो होता नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका उपाय तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता। अभी इसी तरीके से यहाँ पर आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा है तो आप मेरे को 5th वाले का कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए ईमानदारी से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पर लीव कर देना, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि लीव कर दिया आपने, लेकिन जो जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से आपको पैसेज नंबर 2 है। अब ये जो पैसेज नंबर 2 है इसको आपको कंप्लीटली रीड करो, वीडियो को रोको, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसके बाद में आप इसको रीड कर लो, या फिर अभी रीड कर लो या फिर बाद में रीड कर लेना, लेकिन इसको रीड जरूर से करना और फिर उसके बाद में मेरे को आंसर्स चाहिए इसके, ठीक है। अब ये देखिए ये है पूरा पूरा इसका पैसेज, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पॉज करके पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ लो। और फिर उसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस है मेरे को इसका हर एक का आंसर चाहिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, क्योंकि आप लोगों को अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करना है, तो इनके आंसर्स आपको देने ही होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके दीजिए और इनमें से कोई से भी 5 करने हैं आपको, बस ये ज़रूर से इंस्ट्रक्शन हर एक के ऊपर पढ़िएगा। ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि 6 के 6 कराते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा मत करना। आपको 5 बोले हैं तो 5 ही करना उसमें। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी में। अब सेक्शन बी है वो क्या है आपके पास में, पूरा पूरा राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा। अब राइटिंग के अंदर मोस्टली को क्या प्रॉब्लम आएगी कि उनको राइट नहीं करना था। अब राइट कर देते हैं, आपके में से काफ़ी सारे होंगे जिनका कि 5 नंबर का अगर आपने टेस्ट भी दिया होगा तो आपको 1 या फिर 2 नंबर मिलते, 5 में से 5 कभी नहीं मिलते। तो देखो इसके पीछे का मॉडल होता है आपका पूरा पूरा कि किस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, कि कैसे आपको मार्क नंबर मिलते हैं। तो वहाँ पर मार्किंग स्कीम आपको बताता हूँ मैं कि इसमें जो मार्किंग स्कीम रहती है वो रहती है कि आपको 3 नंबर मिलते हैं, वो मिलते हैं कंटेंट के, कि आपने उसके अंदर क्या लिखा है, कौन से सेंटेंस है जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। 3 नंबर मिलते हैं आपको 5 में से कि आपका कंटेंट कैसा है। जैसे कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि फॉर द इंस्टेंट सिट बैक ऑफ्टन लिव वन ऑफ द फॉलोइंग डिसअपॉइंटमेंट एंड समथिंग इवन वर्स। तो यहाँ पर ये जो पूरे पॉइंट्स है जो कि आपको ये है, ये पूरा पूरा आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ। इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ था जिसके अंदर कि आपको एक मैगजीन बनानी थी, मैगजीन सेक्शन था जिसके अंदर कि आपको पूरा पूरा बनाना था। तो आपको इसको रीड करना है, पूरे को पहले तो रीड करना है, पूरे को आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बारे में है, देन फिर उसके बाद में आपको राइट करना है। यहाँ पर ये 5 मार्क्स का है तो इसमें 3 नंबर आपके कंटेंट करेंगे, आपने उसमें क्या क्या इंक्लूड करा है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है आपको पूरा पूरा जो भी है, ये जो पॉइंट्स गिवन होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर हेल्दी प्रोसेसिंग और यहाँ पर ये इन एबिलिटी टू फोर्सफुल्ली, यहाँ पर ये पूरा पूरा आपको इंक्लूड करना होगा अपने उसमें। अगर आपने इनमें से एक भी पॉइंट छोड़ा तो वहाँ पर आपके नंबर कटेंगे। और एक छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दो, एक एक लाइन का एक्सप्लेन करना होता है हर एक पॉइंट को, तो उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अगर आपको मैं पूरा पूरा आंसर दिखाऊं तो ये इस तरीके से रहेगा आपके पास में, जैसे कि 3 नंबर तो आपके कंटेंट के हो गए और आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस वगैरह। यहाँ पर आपकी ग्रामर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, राइटिंग के अंदर ग्रामर के अंदर आपको सेंटेंस जोड़ना आना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं होती, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप हो जाएगी। और यहाँ पर ये है, इसके अंदर जो आपके रिमेनिंग 2 मार्क्स होते हैं वो रहता है हाफ मार्क्स इंक्लूजन ऑफ सिंगल पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल टॉपिक सेंटेंसेस। और यहाँ पर supporting sentence and a suitable concluding sentences, no requirement of title because the purpose is analysis not publication, no penalty if title is written।
आपको यहाँ पर इसमें टाइटल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टाइटल के ना तो नंबर मिलते हैं ना की बात है, आपको बस सिंपल सा अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है और आपको जो फंक्शनल लैंग्वेज है उसके ऊपर ध्यान देना है। आपकी जो लैंग्वेज रहती है मोस्टली क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि हिंदी के अंदर सोचेंगे ना, आप हिंदी को क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला मैं भी यही करता था, मेरे से भी यही प्रॉब्लम होती थी। ये वाला नहीं करना आपको इंग्लिश में थॉट प्रोसेस रखना है। आपको जब कभी भी सोचे तो इंग्लिश के अंदर सोचो, फिर इंग्लिश से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो। अब आप बोलेंगे भैया ये कैसे होगा, इससे आपकी एक तो वोकेबलरी इंप्रूव होगी और वोकेबलरी इंप्रूव करके ही आप इंग्लिश में सोच पाओगे। नॉर्मली अपनी बोलचाल की भाषा में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लाओ ताकि आपकी बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होगी। अभी आपके पास में टाइम है, इसीलिए ये सब तरीके बता रहा हूँ, आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो। देन फिर इसके बाद में इसी का पार्ट नंबर 2 आता है। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने ये सब कुछ नहीं बताया, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा तो आप यहाँ पर बोर हो जाओगे। लिटरेचर हम पूरा पूरा करेंगे। अब ये है सेकंड में है लेटर टू इंक्वायरी। अब देखो लेटर राइटिंग के अंदर भी काफ़ी सारों के नंबर करते, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि यू आर एन दी समीना जावेरी क्लास 10th वडोदरा गुजरात। तो यहाँ पर जब ये दिया हुआ है आपको मेंशन करा हुआ है किसी का नाम, उसकी क्लास और ये स्टेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन करे हुए, तो आपको ये डेफिनेटली इंक्लूड करना है। और अगर आपको ये नहीं दिया होता तो इस केस के अंदर आपको A, B, C लिखना होता है और रोल नंबर में 1, 2, 3, क्योंकि ऐसा अगर आप अपना नाम या फिर अपना रोल नंबर लिखते तो वो अनफेयर मीन्स माना जाएगा और उसके लिए आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है। ठीक है, हाफ नंबर कटता है। तो ये ज़रूर से अपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया। एंड यू कैम अक्रॉस द इंफॉर्मेशन ऑन द लाइब्रेरी नोटिस बोर्ड। आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन। यहाँ पर क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड इट टू टीन टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड 307। यहाँ पर इसका एड्रेस दिया हुआ है मुंबई बाई जुलाई 2022 और यहाँ पर दिया हुआ है कि द टॉप 10 विल बी अवार्ड, मतलब टॉप 10 बोर्ड गेम्स विल बी फीचर्ड ऑन आवर इंटरनेशनल पोर्टल, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप फॉर द विनर्स। तो ये है। और फिर उसके बाद में यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट अ लेटर टू टीन टोगल गूगल्स डॉट। यहाँ पर आपको इंक्वायरी लेटर लिखना है जो कि 120 वर्ड्स का होना चाहिए। अब 120 वर्ड्स का मीनिंग ये है कि आपका, मैं यहाँ पर एवरेज लेकर के चल रहा हूँ कि एक लाइन के अंदर 10 वर्ड्स आते हैं, यही हर कोई एवरेज लेता है। तो आपको यहाँ पर 120 वर्ड्स का कहा गया, मतलब आपको 12 लाइन लिखनी है। 12 लाइन कंपलसरी है, टीचर यही देखता है। नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं वहाँ पर, पेपर के अंदर आपका पूरा पूरा एक एक वर्ड्स काउंट नहीं करते, बस वहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस काउंट करी जाती है। तो आपको इसके अंदर सिंपल सा 11 से 12 लाइनें ज़रूर से लिखनी है इसमें। बस अगर आपने 11 से 12 लाइनें लिख दी, वर्ड लिमिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन फॉर द सोलो और द ग्रुप एलिमेंट्स आपको यहाँ पर करना है। तो अब देखो यहाँ पर आपको पूरा पूरा दिया गया है कि आपको क्या पूछना है, क्या इंक्वायरी करनी है। तो आपको यहाँ पर इसमें जो कंटेंट है उसके लिए आपके 2 नंबर रहेंगे और एक्सप्रेशन के लिए आपके 2 नंबर रहेंगे और एक्यूरेसी के लिए 1 नंबर रहेगा। अब एक्यूरेसी में क्या आएगा, आपका एक्यूरेसी के अंदर आएगी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और आपकी ग्रामर। अब स्पेलिंग के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइटिंग सेक्शन के अंदर स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी और उसी के साथ में यहाँ पर टेंसेस और आपकी जो सेंटेंस है, सेंटेंस मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या अपने उसके अंदर पॉइंट्स ऐड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने खुद से लिखो एक लेटर, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करो और अपने एक नोटबुक के अंदर एक लेटर ज़रूर से राइट करो। और यहाँ पर अभी लिखना है आपको, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है आपको, रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले तो रेफरेंस बताना है कि आप इस नोटिस के लाइब्रेरी के नोटिस था। फिर उसके बाद में यहाँ पर कन्वेइंग द इंटरेस्ट, सीकिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट रूल्स, इंक्वायरिंग अबाउट द स्कॉलरशिप डिटेल्स, आस्किंग अबाउट द डिफाइंड आर्टिकल्स एंड कन्फर्म टाइप ऑफ एंट्री अलाउड। यहाँ पर इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज अलाउड हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फॉर कंटेंट, यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या रहता है कि आपको डेडिकेटेड मार्क्स एट द लेवल टू बी अवॉर्डेड इफ ऑल द डिस्क्रिप्शन मैच। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ आपके जो मार्किंग होगी उसमें कुछ दिया रहता है। सीबीएसई जब कभी भी मार्किंग होती है तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, अगर आपने वो इंक्लूड करे तो आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें बोला गया कि हाईली एफिशिएंट स्टाइल कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द आइडिया। आपकी जो टोन होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉर्मल टोन होनी चाहिए। जब कभी भी आप कोई भी लेटर वगैरह अगर लिख रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप उसके अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हो। कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, वो लिख देते हैं, वहाँ पर मार्क्स कटेंगे। फॉर्मल टोन होनी चाहिए आस्किंग की, आपको एक तरीके से रेस्पेक्टफुल वे के अंदर बात करना है उनसे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इनकन्सिस्टेंट स्टाइल के लिए यहाँ पर नंबर करते हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की।
अब एक्यूरेसी के अंदर क्या आएंगे, 1 नंबर जो है आपका यहाँ पर रहेगा स्पेलिंग, पंचुएशन, ग्रामर, और यहाँ पर पूरा पूरा 1 नंबर रहता है आपका। अगर आपकी ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको पैराग्राफ के अंदर जरूर से लिखना है, जैसे कि आप पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखते, आपकी आदत नहीं होती कि आप पैरा के अंदर लिखें, आप बस एक बार लिखना है स्टार्ट करते हो, फर्स्ट से लेकर के लास्ट वर्ड तक ये नहीं पता लगता, ना आपको फुल स्टॉप लगाते हैं, ना आप पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो आपको ये सब सीखना होगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा एक्यूरेट होते जाओगे। तो यहाँ पर स्पेलिंग, पंचुएशंस, ग्रामर, डिस्प्ले, एरर्स, और कुछ एरर्स है जो कि नेगलेक्ट कर दी जाएंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंट एरर्स इन स्पेलिंग, पंचुएशंस, ग्रामर, ये सब कुछ नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। फ्रीक्वेंट में कौन से सबसे ज़्यादा एरर करते हैं, अभी मैं बोलूँ ना, अब सुनो एक बात, अभी आप में से सारे स्टूडेंट्स मेरे को बताओ कि बिकॉज की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, बिकॉज की स्पेलिंग मेरे को हर कोई कमेंट करके बताएगा, क्योंकि मोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर गलती करेंगे, क्योंकि मेरे साथ का एक फ्रेंड था वो भी इसमें गलती करता था। तो मेरे को लगता है कि आप में से भी काफ़ी सारे होंगे जो इसमें गलती करते होंगे। मेरे को कमेंट करके बताइए कि कौन से, मतलब क्या है इसकी स्पेलिंग। देन फिर उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आपके ग्रामर पार्ट से। अब इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा ये देखिए, यहाँ पर इसमें दिया हुआ कि द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, यहाँ पर एडिट नहीं किया गया है। देयर इज़ अ 1 एरर इन ईच लाइन, हर एक लाइन के अंदर, ये कितने लाइनों का है, ये है करीब करीब 5 लाइनों का। तो इसके अंदर हर एक के अंदर एरर है, और आपको यहाँ पर एरर भी बताना है, इस तरफ एरर बताना है, फिर यहाँ पर करेक्शन लिखना है, और यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा। देन फिर आपको सिंपल सा इसे लिखना है। तो फिर इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले, हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक दैट यू हैव मेड, तो आपने क्या अपनी गलतियों से सीखा है या नहीं। तो यहाँ पर लर्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये आएगा लर्न आएगा इसका आंसर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा इसके अंदर मैनी शुड नॉट एडमिट डूइंग सो फॉर दोज हु डू, यहाँ पर इसके अंदर है शुड नॉट, क्या यहाँ पर ये एरर है या फिर नहीं है। शुड नॉट की जगह पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए, वुड नॉट आना चाहिए ना, तो यहाँ पर ये रहेगा वुड नॉट रहेगा इसका आंसर। एंड देयर वॉज नो नीड ऑफ गिल्ट, देयर इज़ नो नीड फॉर गिल्ट, वी ऑफ्टन मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पर ये जो है ये वॉज यहाँ पर एरर है, वॉज की जगह पर क्या है वो आएगा इज। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है जल्दी से बताइए, अगर आपको पता है। देखो ये अगर मैं हर एक चीज़ करूँगा तो यहाँ पर ही हो जाएगी स्पून फीडिंग। अब स्पून फीडिंग मैं करवाना नहीं चाहता कि मैं हर एक आंसर आपको बता दूँ, हर एक का पीछे का रीज़न बता दूँ, छोटी छोटी बातें बता दूँ, तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, आप बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करेंगे। तो एफर्ट्स कीजिए अपनी तरफ से और मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वाइल टेकिंग रिस्क बट ऑल द ब्रशेस दैम एसाइड्स एंड लर्न। तो अब ये जो सी वाला है इसका मेरे को बताओ कि इसके अंदर कौन सा एरर है, ठीक है। देन फिर चलती है इसके अंदर फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ वाला है एक जोक जो कि आपका बायोलॉजी टीचर के साथ में किया जाता है। समीर करता है बायोलॉजी टीचर के साथ में, बायोलॉजी टीचर उसे कहती है कि बैक्टीरिया का डायग्राम बनाओ, और फिर वो समीर क्या बोलता है कि मैं बना ही सकता क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही छोटा है। तो इस बात के ऊपर हंसो रे, हंसो भाई सारे के सारे, ठीक है। कितना मस्त जोक मारे CBSE ने। आई इंस्ट्रक्टेड यू टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया, वाई डिड यू सबमिट अ ब्लैंक शीट। यहाँ पर टीचर ने कहा कि मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा था, तो फिर खाली शीट क्यों दी। तो फिर समीर बोलता है हमारा कि ये इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर ये जो डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया बट यू कैन नॉट सी बिकॉज इट इज विजिबल टू नेक्ड आई। तो यहाँ पर ये विजिबल नहीं है नेक्ड आई वजह से, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया। अब आपको इसके अंदर सिंपल सा कन्वर्जेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। अब आपको यहाँ पर पूरा करना है। द बायोलॉजी टीचर हैड इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड आस्क्ड हिम। यहाँ पर ये अब आपको यहाँ पर ये पूरा इसके अंदर कन्वर्जेशन था, इसको पैरा की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो अब आपको इसका पूरा बताना है आंसर। देन फिर व्हाट ही हैड ड्रॉ अ डायग्राम बट यहाँ पर डू अ नेक्ड आई। तो अब एक बार खुद से ट्राई करो, ए और बी का आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। जो भी कमेंट करेगा मैं उसको हार्ट जरूर से दूंगा, तो यहाँ पर इसके लिए जरूर से कमेंट करो, अपना एफर्ट्स डालो। अगर नहीं आता तो ऐसा कैसा लिख दो, पर आपको लिखना जरूर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, जिसने भी यहाँ पर वाई ही हैड सबमिटेड, यहाँ पर ये है कि द बायोलॉजी टीचर इंस्ट्रक्टेड समीर टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही सबमिटेड अ ब्लैंक शीट। समीर रेस्पेक्टफुली आंसर्ड दैट ही हैड ड्रॉन अ डायग्राम बट द टीचर कुड नॉट सी बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल। तो यहाँ पर इसमें आपको सिंपल सा यही इंक्लूड करना है। और यहाँ पर आपको कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने के लिए। सबसे पहले है कि सिंपल पास्ट टेंस है वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस है वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। और यहाँ पर फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये बात आपको अपने दिमाग में ज़रूर से रखनी है। और फिर आते हैं सेक्शन सी। अब सेक्शन सी तो पूरा
आपका लिटरेचर है। लिटरेचर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपसे ये सेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको इन सभी के आंसर्स बता देता हूँ। आपने जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर जा करके उसका आंसर देख लो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरीके से राइट करना है। और यहाँ पर ये जरूर से बताऊंगा कि आपकी इसमें मार्किंग कैसे होती है, कि किस किस पार्ट के आपको मार्क्स मिलते हैं, कौन सा पार्ट है जिसको कि आपको लिखने पर उतने मार्क्स मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स होते हैं उनके इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल नहीं आते, तो क्या रीज़न होता है, कैसे कैसे आपको लिखना है, तो वो सब कुछ बताने वाला हूँ। और यहाँ पर वर्ड लिमिट वगैरह भी दी हुई है, तो उसके अंदर किस तरीके से करना है। अब सबसे पहले इसके अंदर दिया हुआ है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके कंटेंट का 1 नंबर रहेगा और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अगर आस्क्ड हैं, और एक्सप्रेशन का आपका 1 मार्क रहता है। और इंग्लिश के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि आपका जो पूरा है, जो राइटिंग के रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स रहते हैं। अब भी ये दिए नहीं जाते, काट लिए जाते हैं। अगर ज़्यादा गंदी होती है तो काट ली जाते हैं, लेकिन दिए नहीं जाते किसी भी टीचर से। ये स्कीम बस बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन है यूज्ड ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शनल लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धास रिक्वेस्ट फॉर अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड एंड एडिशन अ कंडीशन टू इट। तो यहाँ पर इसके पीछे का रीजन है कि मस्टर्ड सीड्स इजी टू प्रोनाउंस, और यहाँ पर मतलब प्रोक्योर। अब यहाँ पर प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, प्रोक्योर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आसानी से अवेलेबल होते हैं हर किसी के घर में, ये एवरी हाउस होल्ड शी नॉट डेट। अब यहाँ पर ये होता है कि आप सिंपल वाला लें या फिर कॉम्प्लेक्स वाला लें, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि सिंपल वोकेबलरी काम में लो तो भी आपका काम चल जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वाली थोड़ी ठीक है, लेकिन अगर आपको इंप्रेशन जमाना है, इंप्रेशन चाहते हैं, तो फिर थोड़ी वोकेबलरी आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड एडेड अ कंडीशन, अब ये इसके पीछे का है कि मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर इज नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और किड। और यहाँ पर मेड अ किजा गौतमी रियलाइज द यूनिवर्सल नेचर ऑफ डेथ। अब इसके अंदर कैसे कैसे मार्क्स रिवॉर्ड रहेंगे, यहाँ पर 1 मार्क्स फॉर द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 स्टेट्स। यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो उनका अगर एक्सप्लेनेशन तो आधा नंबर, और यहाँ पर आधा नंबर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन का। और अब एक्सप्रेशन का क्या रहता है, यहाँ पर मार्क फॉर द बोथ एक्सेप्ट, यहाँ पर आंसर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इफेक्टिव। और यहाँ पर यूज ऑफ वर्ड्स सपोर्टिंग द रीजनिंग, मतलब रीजनिंग, एक्सप्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंस, सिंस, बिकॉज, देयरफॉर, सो दैट। और यहाँ पर हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको बिकॉज, सिंस, देयरफॉर ये ज़रूर से काम में लेते हैं, ये आपके इंप्रेशन में ज़रूर से इंक्लूड होंगे। और फिर उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो डिडक्ट किस लिए काटा जाएगा, फ्रॉम ओवरऑल स्कोर इफ द एरर डेंसिटी इज हाई और मोर देन, आधा नंबर काट लिया जाएगा अगर 2 से ज़्यादा स्पेलिंग एरर होंगी तो, ठीक है। अब उसके बाद में है यहाँ पर जस्टिफाई हाउ एनिमल्स बाय वेट वाइट मैन इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ अ मैन काइंड एंड इट्स वेज। तो यहाँ पर इसमें है कि ह्यूमन बींग्स सीम्स टू हैव बीन ड्रॉप्ड एंड शेड दियर वैल्यूज, वर्च्यूज, एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटीज इम्ब्लेस्ड बाय ईगो, हिपोक्रेसी। यहाँ पर हिपोक्रेसी से किसी को कुछ याद आ रहा है, हिपोक्रेसी से कुछ याद आ रहा है, आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, पर अगर याद है तो जो भी याद है इसके बारे में लिख दीजिए। देन फिर यहाँ पर है प्रोफ्यूजन ऑफ कंप्लेंट्स, रेस फॉर ग्रीड, और यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्टेंटमेंट। और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर द पोइट विशेस टू लीव द ह्यूमन वर्ल्ड एंड जॉइन एनिमल एज ही फाइंड बेटर देन ह्यूमंस अ टेस्टिमोनी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, वही यहाँ पर आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी पूरी पूरी। इसी तरीके से जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के अंदर की कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर when she says will you please look at me, I am speaking to you Amanda। तो यहाँ पर इसके अंदर टोन के बारे में बोला गया कि टोन कैसी उसकी है, एक्सप्रेट, इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेटिंग है, एनोइंग है। और यहाँ पर वर्ड सिमिलर मीनिंग है, ऐसे कोई भी मीनिंग और हैं तो उनका। और यहाँ पर इलस्ट्रेशन के अंदर आपको बोला गया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पर सजेस्टिव ऑफ इनहेरिटेंट इमोशंस के बारे में बात करी गई है। अब उसके बाद में चलते हैं, आप बोलेंगे कि भैया इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखो इंग्लिश समझने के लिए नहीं होती, इस इंग्लिश आपके पढ़ने के लिए होती है, ये बस एक लैंग्वेज है। तो मैं भी आपको बस ये आंसर से बताऊँगा। अब मैं ये तो बताऊँगा नहीं कि आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो बस अपने आप आराम से करते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें दिया हुआ कि अ बलाद इंक्लूड द टेलिंग ऑफ टेल एज वेल एज सरप्राइज एंड
using evidence from the poem, explain how these features are included in the tale of Custard the Dragon। तो आपको इसके बेसिस पर करना है। अगर आपको ये आता है तो इसका सुन लो, अगर आपको नहीं आता है तो पढ़ने के बाद में कर लेना इसे। अब यहाँ पर आता है टेल द पोइम टेल द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, सेटिंग, कैरेक्टर, यहाँ पर राइजिंग एक्शन और क्लाइमेक्स, रिजोल्यूशन। और यहाँ पर पोर्ट्रेट्स हिज लाइफ हिज ब्लेंडा, मतलब ये ब्लेंडा है या फिर क्या है, बिलिंदा बेलिंदा, हाँ यहाँ पर बेलिंदा ही होगा ये। एंड अदर पेट वेयर ही कंसिडर्ड एज ए काउरेट। अब यहाँ पर इसी तरीके से पॉइंट्स रहते हैं, ये पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने होते हैं। अब मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करूँगा तो सारे के सारे बच्चे बोर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। विच टू इशूज अबाउट हिमसेल्फ कन्वेड लोमो टू डिसीजन गेट मैरिड। तो यहाँ पर इसके अंदर है कि ही एक्सेप्टेड टू मैरी एंड कैन नॉट से, मतलब वो बिना शादी के नहीं रह सकता। ये सबसे मतलब ये तो जेन्युइन रीज़न है, इसीलिए तो करना चाहता है वो। और यहाँ पर ही ऑट टू लीड क्वाइट, और यहाँ पर सेटल्ड रेगुलर लाइफ एट हिज एज क्रिटिकल एज 35। वाह। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ही नीड अ पार्टनर एज ही सफर्स फ्रॉम ए palpitations and he is always getting upset। यहाँ पर वो अपसेट हो जाता है, इसलिए भी उसे चाहिए। वाह भाई क्या सोच है इसकी। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी तरीके से आता है क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर सिक्स्थ वाला ये शायद, ब्रीफली स्टेट अबाउट द मतिलदा है ना, ये कमेंट करके बताइए कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है या फिर गलत। मोस्टली मैं कई बार गलत कर देता हूँ फ्लो में, तो करके बताइएगा, अगर है तो आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पर है ड्रेडफुल फुल ऑफ नेसेसिटी इनटू हर फैमिली। और यहाँ पर इसके अंदर है कि एक्सट्रीम लाइफ इन आर्ग्यूड ड्रीम्स ऑफ लग्जरीज लाइफ रिच एंड ज्वेलरीज एंड डज नॉट पे नीड्स टू एडवाइस ऑफ वियरिंग नेचुरल फ्लावर्स बोरोज द नेकलेस लूजेज इट। और यहाँ पर ये कुछ है, इसके बारे में आप देख लो। यहाँ पर पूरे पॉइंट्स जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप बोलेंगे कि आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो एक्सप्लेन करने के लिए इसमें से कुछ भी नहीं है जो कि आपको एक्सप्लेन करना होगा। आंसर्स आपको खुद को बनाने होंगे। लिटरेचर में जितना आप दूसरों के आंसर्स देखोगे, बुक्स के आंसर लिखोगे, उतना ही ज़्यादा बोलोगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से आंसर बनाइए और फिर उनको लिखिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे और आपके फुल मार्क्स आने के उसी में ही चांसेस रहते हैं जब आप अपने खुद के आंसर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें है जो लॉन्ग आंसर है उसका एक बता देता हूँ कि यहाँ पर पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चाइल्ड्स, critically examine the parents of Bholi and Imbright, highlighting the impact of their children's life। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्रूशियल इनएडिबल रोल बाय पेरेंट्स की, उनका क्या रोल रहता है, क्रूशियल रोल रहता है। पेरेंट्स इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रंस बोथ इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। और फिर उसके बाद में यहाँ पर रोल मॉडल्स रहते हैं। फर्स्ट टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कैंपेनिंग होते हैं, गाइड्स होते हैं, पेरेंट्स ही होते हैं, सब कुछ। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि यहाँ तक आपने देखा, आप बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हो मेरी तरफ से, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, कंक्लूडिंग थॉट है कि आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं। द कंट्रीब्यूशन एंड द कंपेंसिंग ऑफ पेरेंट्स कैन नॉट बी डिनाइड, लव केयर गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स मेक अ डिफरेंस एंड इस क्लब चिल्ड्रंस एंड शेप ऑफ गुड फ्यूचर्स। तो यहाँ पर ये है आपके पास में पूरा, तो ये है आपके पास में, इसको अच्छे से रीड कर लो। यही था पूरा आप लोगों के लिए आज का वीडियो। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि हिंदी का ही आने वाला है, हिंदी का सैम्पल पेपर आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तो जब तक के लिए आराम से पढ़ाई करो।